दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उस कड़ी में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो आगे की कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। हम देख रहे थे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को और उसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में यानी पिछले वाले वीडियो में आर्द्र भूमियों के बारे में देखा था। आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं और वह कितने प्रकार की होती हैं। उसमें दो तरह की आर्द्र भूमियों को हमने देखा था, एक बाहरी थी यानी तटवर्ती और दूसरी अंदर वाली थी। उन दोनों के बारे में देखने के बाद हमने रामसर कन्वेंशन को देखा था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को देखा था और रामसर कन्वेंशन को देखते हुए हमने ये जाना कि एक विश्व स्तर का प्रयास होता है और एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास होता है। दोनों ही प्रयासों के आपस में मिलने से और स्थानीय जो जनजातियां हैं उनके सहयोग से आर्द्र भूमियों का या किसी भी पर्यावरण की वस्तु का संरक्षण हो पाएगा, तभी यह पूर्ण रूप से कारगर होगा। तो इसलिए रामसर कन्वेंशन में जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वह अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं हस्ताक्षर करके कि हम अपने क्षेत्र की आर्द्र भूमियों को पहले तो चिन्हित करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सी संकटग्रस्त हैं और कौन सी ज़्यादा उपयोगी हैं और उसके आधार पर उन्हें रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। उसमें से भी जो ज़्यादा संकटापन्न आर्द्र भूमियाँ होंगी या उनके भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना होगी उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और उसी के साथ उसी हिसाब से उन पर काम किया जाएगा, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाले संदर्भ में हमने देखा था कि चिल्का झील को एक समय में शामिल किया गया था, उसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ले आया गया था और इसका मतलब ये था कि वो संकटग्रस्त है, उस पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन बाद में उसके लिए प्रयास किए गए और वो इस लिस्ट से या इस रजिस्टर से बाहर आ गई, मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आने में सफल हो गई। तो यह एक अच्छी बात थी। तो इस तरह के प्रयास चलते रहते हैं। पिछली बार हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ तो लिया था, लेकिन भारत में कौन कौन से रामसर क्षेत्र आते हैं यह हम नहीं देख पाए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में वहीं से शुरुआत होगी। तो आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, लाल रंग की पट्टी में आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं दो, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जितना भी चीज़ें जाननी हैं, जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, उनका वहाँ समाधान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मुफ्त प्रयास हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो एक तो टेलीग्राम का चैनल ही है, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस नाम से टेलीग्राम पर चैनल चलता है। आप लिंक के द्वारा अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है लिंक से ज्वाइन करने में, तो आप टेलीग्राम ऐप में चले जाइए और चैनल का नाम डाल के सर्च कर लीजिए, चैनल खुल जाएगा और उसके बाद आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बातें हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा फ्री हैं और रहेंगे, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, वीडियोज़ को देखिए, सुनिए, उससे नोट्स बनाइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करने से वो दूसरों तक पहुँचेंगे और दूसरों के लिए भी लाभकारी होंगे। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको बार बार ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे कारण है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमेशा घंटी ही बजती रहती है, मतलब नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं और मोबाइल सारा दिन बजता रहता है, ये समस्या है। तो आप कितना मैसेज भेजते हैं, देखिए उस पर जितने भी ज़रूरी नोटिफिकेशन होते हैं वो हमेशा भेजे जाते हैं। वो इसलिए होता है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप तक कोई भी सूचना पहुँचने से रह न जाए, चाहे वो चैनल के कार्यक्रमों से संबंधित हो या जो लोक सेवा आयोगों के अपने निर्णय या उनकी अधिसूचनाएं हैं उनसे संबंधित हो। जो भी कुछ वहाँ आपसे शेयर किया जाता है वो उपयोगी होता है और आपको हमेशा अपडेटेड रखता है, इसलिए वो चैनल है, वो सूचना प्रसारण का एक केंद्र है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, अब यूट्यूब पर आप वीडियोज़ को देखिए और मज़ा लीजिए। चलते हैं आगे। हम जानते हैं कि आर्द्र भूमियाँ ये जैव विविधता का एक प्रचुर स्रोत होती हैं और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रति अब लोगों में ज़्यादा जागरूकता आई है और उस दिशा में जो पहला प्रयास था वो ये रामसर कन्वेंशन था। रामसर कन्वेंशन को आपने देखा, वो 1971 में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था, ये पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझाई जा रही है इसलिए क्योंकि अभी जो आगे का टॉपिक है उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए ठीक प्रकार से और समझाने के लिए भी ये एक बार देख लेना आवश्यक है। एक बार प्रीव्यू आप देख लीजिए। 1971 में रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था और वहीं से जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण की प्रतिक्रिया है वो आरंभ हुई। अलग अलग देशों ने इस पर प्रयास करने शुरू किए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है 2 फरवरी वाला। 2 फरवरी एक खास तारीख है, आर्द्र भूमियों के संदर्भ में इसे काफ़ी विशेष रूप में देखा जाता है, विशिष्ट रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मतलब 2 फरवरी का जो दिन है इसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वेटलैंड डे के तौर पर मनाया जाता है।
और 1971 में जो 1971 का रामसर कन्वेंशन है, इसी दिन रामसर सम्मेलन को अपनाया गया था, उसे अपनाने का काम किया गया था, इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण है, इसीलिए 2 फरवरी का दिन फिक्स किया गया। और पहला जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस था, मतलब ऐसा नहीं है कि 1971 से मनाया जाना शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि 1971 में रामसर कन्वेंशन का आयोजन हुआ और उसी को स्वीकार करने की ये तिथि है 2 फरवरी, तो इसका जो शुरुआत है वो 1971 से हो गया। नहीं, आर्द्रभूमि दिवस को मनाने की शुरुआत 1997 से शुरू हुई है, मतलब ये 1997 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि 1971 से मनाया जा रहा है, मतलब जो जागृति है लोगों में वो बाद में आई है। आर्द्रभूमि दिवस के रूप में किसी दिन को मनाना ये बड़ी बात होती है, जागरूकता फैलाने का ये एक बढ़िया जरिया है। कम से कम उस दिन तो आप अपनी आर्द्रभूमियों पर एक बार चर्चा करेंगे, पूरे देश में या पूरे विश्व में आयोजन होंगे, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो ये प्रयास बहुत लेट लतीफ शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी 1997 से इसकी शुरुआत हुई है और ये हर साल मनाया जाता है, हर साल इसके अलग अलग थीम होते हैं। तो ये कुछ बातें थी। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है और आर्द्रभूमियों का चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार की होती हैं आर्द्रभूमियाँ। ये जल के भराव वाला क्षेत्र होती है, लेकिन हाँ, झील जितनी गहरी नहीं होती, इनमें झील जितनी गहराई नहीं होती, उथलापन होता है और ये प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात हम देख चुके हैं। अब हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले जो आर्द्रभूमि स्थल हैं वो अपने देश में कहाँ कहाँ हैं। अपने देश में भी बहुत सारी आर्द्रभूमियाँ हैं और उनमें से जो आर्द्रभूमियाँ रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं वो कहाँ कहाँ पर है, इसे जरा भारत के मानचित्र के संदर्भ में देख लेते हैं। तो आइए, ये देखिए, रामसर साइट्स इन इंडिया, रामसर स्थल भारत में। तो भारत के जो रामसर स्थल हैं वो यहाँ पर आपको काले काले बिंदुओं से दर्शाए गए हैं। ये जो भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा हो गया है, स्कैन करने में थोड़ा इसका साइज अनियंत्रित हो गया, लेकिन आपको इसे टुकड़ों में ही देखना है, अलग अलग क्षेत्र के संदर्भ में देखना है। तो कोई बात नहीं, ये आपके भारत का मतलब देश का नक्शा है और इसमें जो काले काले बिंदु आपको दिख रहे हैं वो रामसर साइट्स हैं। वो जिन क्षेत्रों में है, जिन प्रदेशों में है, वहाँ पर ये स्थित है। इनके नाम आपको अस्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे देखिए ये जो अक्षर लिखे हैं ये उतने स्पष्ट नहीं है, ये स्कैनिंग की गड़बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इन नामों का उच्चारण करके आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों को हम देखेंगे, देखते हैं। ये आपका पूरा भारत का मानचित्र है। ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर राजस्थान, गुजरात, इस प्रकार से हम आगे चलेंगे और पूर्वोत्तर में भी जो आर्द्रभूमियां हैं उनको भी देखेंगे। पूर्वोत्तर वाली एक आर्द्रभूमि की चर्चा तो हो ही चुकी है, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। फुंडी नाम की वहाँ पे घास उगती है और जो नाचने वाले या उछलने वाले हिरन की प्रजाति वहाँ पाई जाती है, जिसे कि डांसिंग डियर कहा जाता है, संघाई, वो वहाँ पे मिलता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए पहले कश्मीर से शुरू करते हैं। ये जो मैप है ये कुछ मामलों में या कुछ मायनों में पुराना है। इसलिए पुराना है क्योंकि पिछले साल हमारे देश की भौगोलिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आए, मतलब जो राजनीतिक मानचित्र था वो काफ़ी हद तक बदल गया। खासतौर पे जो उत्तरी छोर था जम्मू कश्मीर वाला, उसमें तो काफ़ी बड़े बदलाव आए। तो यहाँ पर हम पूरे हिस्से को जम्मू कश्मीर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के रूप में ही दर्शाया गया है। फिलहाल आप देख लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब लद्दाख वाला हिस्सा भी अलग हो गया है। तो फिलहाल इसमें वुलर झील और इसके अलावा सो मोरिरी झील, ये वुलर है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद सो मोरिरी झील है, ये रही। इसके अलावा 2 और हैं, एक होकेरसर है, ये रहा होकेरसर, और इसके अलावा एक है सुरिनसर मानसर झील, ये है सुरिनसर मानसर झील। ये आपकी वुलर है। इसके बाद ये होकेरसर है, ये सो मोरेरी है, इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, और इसके अलावा ये सुरिनसर मानसर है। तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पहले आते थे, लेकिन अभी जब क्षेत्र का विभाजन हो गया है तो इसका यहाँ से जो क्षेत्र है वो अलग हो गया है, ये आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा ये उत्तरी हिस्सा था भारत का, जो सिर कहा जाता है। अगर भारत के नक्शे को आप देखेंगे तो ये चतुष्कोणीय आकृति का है, इसे आप जानते हैं, लगभग चौकोर आकृति है, हालांकि कुछ डिज़ाइनों को अगर छोड़ दिया जाए तो। और इस चतुष्कोणीय आकृति में अगर इधर और इधर, मतलब इस तरफ और इस तरफ 2 भुजाएं अगर मान ली जाएं तो ये भारत का सिर हुआ, और नीचे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भारत का पैर हुआ, ये आप देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो सिर का मुकुट है वो हिमालय पर्वत है। उत्तर में ये जो सिर वाला क्षेत्र है यहाँ पर हिमालय का आच्छादन है, और जो पैर है उसको हमेशा समुद्र धोता रहता है। पैर पखारने का काम ये हिंद महासागर करता रहता है। तो पैर वाला एरिया कहाँ है? ये समुद्र में ऐसे है।
तो अच्छी खासी भौगोलिक स्थिति हमारी है। फिलहाल यहाँ भूगोल पर गर्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें अपने पर्यावरण की चर्चा करनी है। भूगोल पर जब गर्व करना होगा तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी। अभी हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला खत्म हुई है और अंग्रेजी माध्यम की स्टार्ट हुई है, तो उसमें हम अच्छा खासा उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं, करेंगे भी, वो वहाँ की बात है। यहाँ इसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है और लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पर जो 4 रामसर साइट्स हैं, इनके नाम आपने देखे, कौन कौन से हैं? वुलर झील है, सो मोरेरी है, होकेरसर आर्द्र भूमि है और सुरिनसर मानसर झील है। ये सब आर्द्र भूमियाँ हैं, ये याद रखिएगा। काले डार्ट्स को हमने देख लिया पीले वाले क्षेत्र में। अब इसके बाद नीचे आइए, हिमाचल वाले क्षेत्र को देखिए। हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो नाम हम बता देते हैं। देखिए, चंद्रताल आर्द्र भूमि है, ठीक है, चंद्रताल है। इसके बाद पोंग डैम है और रेणुका है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है, जो आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली, ये रेणुका आर्द्र भूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, ये याद रखिएगा। जितनी आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रेणुका है, ये आर्द्र भूमि है और ये हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, ये यहाँ पर याद रखने का विषय है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं पंजाब को। तो पंजाब में भी यहाँ पर 3 आर्द्र भूमियाँ हैं। एक तो हरिके है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र, एक तो हरिके है। यह कृत्रिम आर्द्र भूमि है जो कि सतलज नदी के पानी से बनी हुई है। यह बनावटी है, प्राकृतिक नहीं है। इसके अलावा कांजली झील है और रोपड़ झील है। ये 3 आर्द्र भूमियाँ, ये पंजाब का हिस्सा है। इसके बाद राजस्थान को देख लीजिए, जो कि बगल में ही है, यहाँ पर तपता हुआ ये क्षेत्र। तो राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियाँ हैं। एक तो सांभर झील है, मतलब आर्द्र भूमियाँ और भी हैं, लेकिन जो रामसर साइट्स के अंतर्गत आने वाली आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी बात की जा रही है। तो उस कैटेगरी में राजस्थान में 2 हैं। कौन कौन सी हैं? सांभर झील है, ये वाली, ये काला डाट आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और कौन सा है? केवलादेव है, केवलादेव घाना, ये वाली सेंचुरी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है इसका नाम क्या है? सांभर झील। यहाँ से नमक भी निकलता है, तो ये भी एक आर्द्र भूमि है। और ये दोनों आर्द्र भूमियाँ ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मतलब इसमें से जो केवलादेव है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, और वैसे दोनों ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं। दोनों आर्द्र भूमियाँ रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो सिर्फ केवलादेव इसमें है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मतलब वो चिंता का विषय है, क्योंकि उसका नष्ट होने का खतरा सिर पर आ गया है। आगे चलते हैं। ये तो राजस्थान को हमने देखा। अब इसके बाद इसमें आप देख लीजिए गुजरात को। इसके बाद दूसरे वाले नंबर पे पड़ोसी राज्य है। यहाँ पर एक बर्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, ये काला डाट आप देख रहे हैं। तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये सबसे बाद में जोड़ी गई, मतलब आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। इसका नाम क्या है? नल सरोवर बर्ड लाइफ सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य। यहाँ नाम कट गया है, ये नल सरोवर है, इसका नाम नल सरोवर है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये क्या है? एक आर्द्र भूमि है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। और देख लीजिए, राजस्थान को हमने देखा, गुजरात को देखा, पंजाब को देख लिया, हिमाचल को देख लिया। इसके बाद जो उत्तरी क्षेत्र था जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, उसको भी देख लिया। अब चलते हैं जरा केरल की ओर, एकदम दक्षिण में। आ जाइए नीचे। अब देखिए, यहाँ पर जो केरल वाला क्षेत्र है वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये रहा, ये है केरल। तो यहाँ पर कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं? एक तो अष्टमुदी का क्षेत्र है, दूसरा सष्टम कोट्टा है, ये आपका अष्टमुदी है, बीच में आपको दिख रहा है, ये है सष्टम कोट्टा नीचे। और इसके अलावा तीसरा कौन है? वेम्बा नद है, स्वाभाविक है वेम्बा नद होगा, ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है। अब वेम्बा नद आर्द्र भूमि की एक विशेषता है, यह भारत की सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें ये सबसे बड़ी गिनी जाती है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ये इसकी विशिष्ट बात है। केरल की 3 आर्द्र भूमियों को हमने देख लिया जो कि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। केरल को देखने के बाद हम देखते हैं ओडिशा को। तो ओडिशा को देखते हैं कहाँ पर है। ओडिशा में ये वाला क्षेत्र आता है, इसको जरा सा छोटा कर लीजिए। अब देखिए, ये है ओडिशा, आपका नक्शे में आप पहचान सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, चिल्का है इसमें। और ये क्या चीज़ दिख रही है आपको? ये है भितरकणिका। तो चिल्का और भितरकणिका ये दोनों जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमियों में देखे जाते हैं, ये रामसर समझौते के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? ओडिशा में है। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में एकमात्र है कोल्लेरू, इसके बगल में ही आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, ये वाला, ये है कोल्लेरू। और ये रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल आर्द्र भूमि है भारत के संदर्भ में।
अब आप आंध्र प्रदेश को देख चुके हैं, इसके बाद असम को देख लीजिए, यानी पूर्वोत्तर में चलिए। तो पूर्वोत्तर में असम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा देपोर बील, जो आर्द्र भूमि है उसका नाम है देपोर बील। ये है आपका असम, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर है ये देपोर बील, आपको दिख रहा है। इसके बाद असम के बाद आप त्रिपुरा को देख लीजिए। जब पूर्वोत्तर में आ गए हैं तो जो और पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। असम को हमने देखा, त्रिपुरा को देखिए। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, कहाँ पर है खोजिए। तो ये है, देखिए छोटा सा लटका हुआ है त्रिपुरा। अब ये जो त्रिपुरा है यहाँ पर रुद्र सागर झील, ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है और ये पंजीकृत है, रामसर समझौते के अंतर्गत आता है। मणिपुर में आप जानते ही हैं, मणिपुर आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, लोकटक लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो ये लोकटक झील मणिपुर का गौरव है और ये एकमात्र तैरती हुई जमीन है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरी दुनिया में। और आपने देखा था यहाँ पे फुंडी नाम की घास की प्रजाति उगती है और शंगाई नाम का डांसिंग डियर पाया जाता है। ये अपने आप में विशिष्ट क्षेत्र है, लेकिन इस पर भी संकट मंडरा रहा है। तो ये मणिपुर का है लोकटक झील और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। जो लोकटक झील है इसकी अगर हम बात करें तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, मतलब ये चिंताजनक क्षेत्र है। इसकी जो जैव विविधता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उतने पर्याप्त नहीं है। हालांकि जितनी आर्द्र भूमियाँ हैं सबके संकटग्रस्त होने की बात कही गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही संकटग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनकी बात अगर करें तो उसमें ये लोकटक झील आती है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश में चले आइए। बहुत हो गया पूर्वोत्तर की सैर, जरा उत्तर प्रदेश में चलते हैं, लेकिन रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में चलने से पहले जरा कोलकाता को तो देख लें। ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है इसको हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर ईस्ट कोलकाता को आप देख लीजिए, यह भी है आर्द्र भूमि क्षेत्र। इसको अगर हम छोड़ के उधर बढ़ जाते तो हो सकता है ये दिमाग से स्किप कर जाता। तो ये छोटा सा है, इसको देख लीजिए। ये क्या है, ये है पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि। ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, बंगाल का एक टुकड़ा। पश्चिम बंगाल, आपने लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन सुना होगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पश्चिमी बंगाल का ये क्षेत्र है। अब देखिए आगे चले उत्तर प्रदेश की ओर, यानी मैदानों की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा का जो क्षेत्र है, अपर गंगा रिवर, ये वाला जो क्षेत्र है आर्द्र भूमि का, ये शामिल है रामसर समझौते के अंतर्गत। तो यूपी में एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। ये अपर गंगा नदी का जो क्षेत्र है, बेसिन वाला क्षेत्र है, वो है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, विस्तार है, वो ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक है। ये बड़ी बात है। इसके बाद यूपी में ये एकमात्र है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आर्द्र भूमि एकमात्र है, लेकिन रामसर के अंतर्गत आने वाली आर्द्र भूमि में ये एकमात्र है। बाद में और भी आर्द्र भूमियाँ इसमें जोड़ी जाती रही हैं, तो वो परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, इसीलिए करंट अफेयर से इसको लिंक करके पढ़ा जाता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति थी उसकी बात की गई। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब देखते हैं एमपी को। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि आप देख रहे हैं, भोज आर्द्र भूमि, ये रही भोज आर्द्र भूमि का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ये भोज लिखा हुआ है। इस तरह से हमने जो पूरे देश में फैली हुई आर्द्र भूमियाँ थी उनको देख लिया है। हमने जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र यानी उत्तरी भाग जो कि अब विभाजित हो गया है उसको देख लिया। वहाँ पर 3-4 आर्द्र भूमियाँ थी। कौन कौन सी, इसे आप थोड़ा छोटा करके देख लीजिए। ये देखिए, सबसे उत्तर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर वाला जो उत्तरी क्षेत्र है पूरा, लद्दाख वाला भी इसी में शामिल किया हुआ है। इसमें वुलर झील, सो मोरेरी झील, होकेरसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानसर। इसके बाद हिमाचल में आप देख रहे हैं चंद्रताल है, पोंग डैम है और रेणुका है। रेणुका सबसे छोटी है। इसके बाद पंजाब वाले क्षेत्र में आप हरिके झील को देख रहे हैं जो कि कृत्रिम आर्द्र भूमि है। इसके बाद कांजली झील है, रोपड़ झील है। केरल में अगर आप जाएंगे वापस इधर दक्षिण की ओर, ये हरे रंग से किनारे पर एकदम आपको दिख रहा है अरब सागर की ओर, तो यहाँ पर अष्टमुदी है, सष्टम कोट्टा है और वेम्बा नद आर्द्र भूमि है। वेम्बा नद सबसे बड़ा है। इससे पहले हमने रेणुका को देखा था, रेणुका सबसे छोटी थी, वेम्बा नद सबसे बड़ा है। राजस्थान में चलिए, तो राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, केवलादेव और सांभर। इन दोनों को आप देख रहे हैं। और केवलादेव जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये बड़ी बात है, मतलब ये चिंता का विषय है। इसके बाद ओडिशा में चिल्का झील है और भितरकनिका मैंग्रोव है। चिल्का को एक जमाने में शामिल किया गया था इस क्षेत्र में, मतलब इस रिकॉर्ड में, रजिस्टर में, लेकिन अभी उसको बाहर कर दिया गया है। तो चिल्का है और भितरकनिका का मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो भी इसी में शामिल है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का कोल्लेरू है। इसके अलावा अगर आप पूर्वोत्तर में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाला जो प्रादेशिक हिस्सा है उसमें पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि है। इसके बाद अगर आप मणिपुर, त्रिपुरा और असम वाले क्षेत्र को देखेंगे तो असम में देपोर बील है।
मणिपुर में लोकटक है और त्रिपुरा में रुद्र सागर है। ये सब आर्द्र भूमियाँ हैं जो कि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का हो चुका है। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, बीच में आपको दिख रहा है मध्य, मतलब ये बीच का हिस्सा है, इसीलिए मध्य प्रदेश कहा जाता है। और गुजरात में हमने देखा नल सरोवर बर्ड लाइफ सेंचुरी। एक चीज छूट गई थी, तमिलनाडु को हमने इसमें नहीं देखा, नक्शे में रह गया था, उसको भी देख लीजिए। तो तमिलनाडु है कहाँ पर, जरा खोजिए। ये रहा आपका तमिलनाडु, नीचे केरल के बगल में ये वाला हिस्सा। यहाँ पर एकमात्र आपको डॉट दिख रहा है, ये है क्या? तो तमिलनाडु में जो आर्द्र भूमि पंजीकृत है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, उसका नाम है पॉइंट कैलिमर। और ये क्या है? वन्य और पक्षी अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य के रूप में है और ये आर्द्र भूमि है, इसका नाम है पॉइंट कैलिमर। माफ कीजिएगा, जियो की डाटा वार्निंग आ गई थी। जियो वाले जो हैं या कोई भी सिम बनाने वाली कंपनी, वो पीछे नहीं रहती है, उसे आर्द्र भूमियों से कोई मतलब नहीं है। उसे इस बात से नहीं मतलब है कि हम पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा है। वो बीच में अपनी वार्निंग भेजते रहते हैं कि आपने इतना डाटा यूज कर लिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो नक्शा देखा उसमें अलग अलग जो रामसर क्षेत्र थे उनको देख लिया है। और इस नक्शे को देखते हुए अब हम आगे चलेंगे। जो तमिलनाडु वाला था उसको भी हमने देख लिया, वो लास्ट में छूट गया था, उसका नाम था पॉइंट कैलिमर। चित्र के माध्यम से इसे देखिए, अब ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आर्द्र भूमियों को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन आर्द्र भूमियों का जो स्वरूप है, उनका जो प्रतिरूप है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। हम देखने वाले हैं जो एस्चुरी का पारितंत्र है और जो मैंग्रोव का पारितंत्र है, उसके बारे में। एस्चुरियाँ और मैंग्रोव दोनों के संबंध में हम देखेंगे, तो चलते हैं उन्हीं की ओर। अब जो ज्वार नदमुख का पारितंत्र होता है, ज्वार नदमुख के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो ये बनते कैसे हैं, जिन्हें कि हम एस्चुरी भी कहते हैं। तो ये वहाँ बनते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। नदियों और समुद्र का जब मिलन होता है तो वहाँ बनती हैं एस्चुरीज। और नदियाँ इस कंडीशन में डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा वाली स्थिति दूसरे ढंग की होती है। हालांकि नदियाँ वहाँ भी जाकर समुद्र से मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रवाह है और जो मिलन है वो सीधा नहीं होता। वो एक समतल मैदान से बहते हुए धीमी ढाल होती है, उससे बहते हुए समुद्र तक जाती हैं। लेकिन यहाँ एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ डायरेक्ट जाकर समुद्र में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से जो अवस्थितियाँ बनती हैं या जो वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं, उससे एक अलग ही पारितंत्र का निर्माण होता है, जिसे कि हम कहते हैं एस्चुरी। और एस्चुरी एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होती है, इसे एक ऐसे ट्रांजिशन एरिया के रूप में हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। और चूंकि ये तटवर्ती क्षेत्र होता है, तो इसमें दो मुहाने होते हैं। एक तो समुद्र की ओर खुलता है और दूसरा नदी की ओर खुलता है। मतलब जो पूंछ होती है वो नदी की ओर होती है और जो मुंह होता है वो समुद्र की ओर होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं। मतलब खारे जल की भी मात्रा होती है और मीठे जल की भी मात्रा होती है। इसलिए यहाँ लवणता का प्रतिशत स्थायी नहीं होता, उसमें अस्थिरता होती है। ऐसा नहीं कि एक निश्चित मात्रा में लवणता पाई जा रही है। उसकी जो रेंज है, उसका जो वेरिएशन है, वो 0 से लेकर 35 पीपीटी के बीच का होता है। इस रेंज में पाई जाती है। जो लवणता का प्रतिशत है वो 0 से लेकर 35 पीपीटी के बीच का होता है। पीपीटी क्या है? ये लवणता को नापने का एक जरिया है, मात्रक है। तो यहाँ पर इस बीच की लवणता होती है। 0 का मतलब समझ रहे हैं, ये नदी के मुहाने की बात है, जहाँ से नदियों का जल समुद्र के आसपास छोड़ा जाता है। और ये समुद्र के मुहाने की स्थिति है। बीच में जो प्रवाह होता है जल का, उसमें बीच की लवणता वैरी करती है। तो इस प्रकार से लवणता स्थायी नहीं होती, हर जगह एक समान लवणता नहीं पाई जाती। ये है एस्चुरीज। अब स्वाभाविक है कि जब इतना इसमें विविधता होती है तो इसमें बहुत सारे गुण दोनों के मिले होंगे और गुणवत्ता इसकी बढ़ जाती है। इस वजह से यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता के निगाह में ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर नदी के भी पोषक तत्व होते हैं और समुद्र के भी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसमें नदी और समुद्र का जल प्रवाहित होता है, इस वजह से ये लवणता का प्रतिशत आप देख ही रहे हैं। अब एस्चुरीज जो होती हैं, ये जो नदियों के द्वारा बनाई गई एस्चुरीज होती हैं, यानी ज्वार नदमुख होते हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। इनकी जो बसावट होती है वो काफ़ी सघन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसको ले सकते हैं। वहाँ पर यूफ्रेट्स नदी की एस्चुरी थी। आपने दजला और फरात नदियों का नाम सुना होगा, तो उनका जो वर्तमान नाम है उन्हें इसी रूप में देखते हैं। तो यूफ्रेट्स नदी की जो एस्चुरी थी, वहाँ पर इसका विकास हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को कुछ समय पहले तक प्राचीनतम मानव सभ्यता के रूप में देखा जाता था, लेकिन कुछ समय पहले ही एक शोध का रिजल्ट आया, उसमें कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। हालांकि इस पर अभी एक मत लोग नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ज़्यादा पुरानी है। और इन दोनों सभ्यताओं में संबंध थे, आपस में व्यापारिक संबंध थे, ये बात आप जानते हैं।
तो यहाँ चर्चा सभ्यताओं की सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हम इसमें ये देख रहे हैं कि मनुष्य कहाँ कहाँ जाकर बसता था। मनुष्य या कोई भी जीव वहीं जाकर रहेगा जहाँ जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होंगी। तो ये जो एस्चुरीज हैं, ज्वार नदमुख हैं, ये जीवन के लिए अनुकूल संभावनाओं को उपलब्ध कराते थे। और यही कारण था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका विकास यही यूफ्रेट्स नदी की एस्चुरी पर होता है, मतलब इसके आसपास वाले क्षेत्रों में होता है। और जो लैगून झीलें होती हैं या जो बैक वाटर जिन्हें कहा जाता है, वो समुद्र और झील के बीच का पारितंत्र होती है, मतलब समुद्री जल का भी उसमें प्रवाह होता है और झील का भी जो संरचना है वो भी पाई जाती है। तो झील का समुद्र से जब जुड़ाव होता है तो इस प्रकार से बनते हैं लैगून, मतलब जो स्थलीय जल तंत्र होता है और जो समुद्री जल तंत्र होता है दोनों में आपस में मेल हो जाता है। इस प्रकार से लैगून झीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ भी एस्चुरीज बनती है, यहाँ भी ज्वार नदमुखी पारितंत्र पाया जाता है। और ज्वार नदमुख फायदेमंद होते हैं। इनके अंदर जो लाभ है वो क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी छानने का काम करते हैं। ये एक बड़ी बात है। अब देखिए, जो एस्चुरीज हैं वहाँ पर ज्वार संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, मतलब ज्वार भाटा वाली बात आपने सुनी होगी। समुद्र का जल स्थिर नहीं होता, अशांत होता है। उस पर चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता है और इस वजह से वह ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। तो जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब अंदर चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। कुछ एरिया में, कुछ अपने देश के क्षेत्रों में बैगन को भी भाटा कहा जाता है, तो वो वाला भाटा नहीं है, ये नीचे जाने की अवस्था है, मतलब जल में गिरावट आती है। ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। और हम जानते हैं कि सभी जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो आपस में सापेक्षिक गति करती हैं, उनके बीच में सापेक्षिक गति होती है। सूर्य भी चलायमान होता है, पृथ्वी भी चलायमान होती है और चंद्रमा भी चलने में मतलब लगातार चलता रहता है, चलायमान होता है। और इस वजह से उनके गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह पाता और यही कारण है कि जल में कभी उभार आता है, कभी गिरावट होती है। तो यहाँ पर जो ज्वार और भाटा की कंडीशन है उसका ज़्यादा असर इस क्षेत्र में नहीं होता है। वो स्थितियाँ शांत होती हैं, लगभग शांत होती हैं, एकदम से शांत नहीं होती। तो एस्चुरी अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होते हैं, समुद्र की तुलना में यहाँ पर शांति होती है। और जब शांति होगी तो यहाँ पर ज़्यादातर जीव रहना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लहरों वाले क्षेत्र में कोई भी जीव टिकता नहीं है, मतलब स्थायी आवास बनाकर नहीं रहता है। उसे प्रजनन करने के लिए या स्थायी रूप से निवास करने के लिए शांत जल की आवश्यकता होती है, जहाँ पोषक पदार्थ भी हों और शांति भी हो। तो उसमें ये एस्चुरी जो है ये अच्छा रोल प्ले करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन भी पाया जाता है और निवास के लिए अनुकूल दशाएं भी होती हैं। अब लैगून जो झील होती हैं, इसके अलावा खाड़ी या जो पत्तन होते हैं, पत्तन मतलब जो हार्बर्स होते हैं, वह भी एस्चुरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन्हें भी एस्चुरी में ही शामिल करके देखते हैं। अब एस्चुरी कुछ जीव जंतुओं या पौधों का आवास स्थल ही नहीं होती, बल्कि ये प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं। ये बात तो हम पीछे भी देख चुके हैं। ये फिल्टर करने का काम करती हैं। जो प्रदूषक होते हैं उन्हें छान कर जो पारितंत्र है, चाहे वो जलीय हो या स्थलीय हो, उसे शुद्ध करने का काम करती है। अब यहाँ पर जो पाए जाने वाले पौधे हैं, एस्चुरी में भी पौधे उगते हैं, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की भी कंडीशन पाई जाती है और जलीय पारितंत्र भी होता है। तो पौधे उगेंगे और इन पौधों की जड़ें काफ़ी जटिल होती हैं और यह पौधे आपस में एक ऐसा बाड़ बना लेते हैं, ऐसा जाल बना लेते हैं कि यह जो मिट्टी की कटान है उसको रोक देते हैं और जो समुद्री तूफान होते हैं उनसे तटों की रक्षा भी करते हैं। अगर एस्चुरीज या जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं वो सही सलामत रहे तो इससे जो तटवर्ती तूफान होते हैं उससे स्थानीय लोग कम प्रभावित होंगे, लेकिन इन्हें काट कर वो लोग अपने उपयोग में ले लेते हैं, इनका भी अंधाधुंध कटाव करते हैं। इस वजह से बुरा असर पड़ता है। तूफान में इनके लिए जो दीवार प्रकृति के द्वारा दी गई रहती है वो सलामत नहीं रह पाती और ये खुद भी बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी जैसी तेज लहरों से तो नहीं, सुनामी वाली जो लहरें हैं उनको रोकना मुश्किल होता है, वो किसी भी मैंग्रोव की बाढ़ से रुकने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, जो सामान्य लहरें हैं या सामान्य तूफान है उससे ये रक्षा जरूर करती हैं, सुरक्षा करने का काम करती हैं। जो यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं ये काफ़ी मजबूत और सघन जड़ों वाली होती हैं, आसानी से उखड़ती नहीं है। इसके बाद एस्चुरी जो होती है ये भूमिगत जल का पुनर्भरण करने का भी काम करती हैं, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी ये काम करती हैं। ये बड़ी बात है। भूमिगत जल का जो स्तर है वो लगातार कम हो रहा है, ये चिंता का विषय है, तो उसमें ये योगदान देती हैं, मतलब बढ़ाने का काम करती हैं। और पीने योग्य जल को उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार से जो पीने योग्य पानी है वो उपलब्ध हो जाता है। जमीन खुद एक फिल्टर का काम करती है। जमीन के अंदर कई स्तर होते हैं, कई परतें होती हैं, उनसे छन कर जब पानी जमीन के एकदम अंतिम वाले स्तर पर पहुंचता है, जहां भूमिगत जल का संचय होता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो शुद्ध हो गया रहता है, कितना भी गंदा पानी क्यों न हो। जो भूमिगत जल की सतह होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते वह कई परतों से होकर छनते हुए नीचे जाता है और उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं।
तो यहाँ पर जो भूमिगत जल संचित होता है वो शुद्ध अवस्था में होता है और इसे छानने का जो एक महत्वपूर्ण काम है वो एस्चुरीज करती है। अब यहाँ पर माही, ताप्ती, नर्मदा और मांडवी, मतलब ये जो नदियों का नाम बताया गया, ये सब एस्चुरीज बनाती है। और एक आम मान्यता है, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां हैं और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, हम अपने देश के नक्शे को देख चुके हैं। उसमें जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो नीचे इस प्रकार का है, इसे आप ऐसे देख लीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा है इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो अरब सागर है वो है, और इसको ज्वाइंट रूप से हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग ही देखेंगे। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी मतलब इधर वाला और पूर्वी मतलब इधर वाला, दोनों तरफ नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं। भारत में जो बहने वाली नदियाँ हैं, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हो या जो मैदानी इलाकों की और पर्वतीय इलाकों की नदियाँ हों, उनके गिरने की दो जगह है, दो स्थानों से ये समुद्र में मिलती है। एक तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरा अरब सागर है। तो ऐसा प्रायः माना जाता है, भूगोल की जो कंडीशन होती है उसमें हम एक मोटे तौर पर कह देते हैं कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो प्रायः डेल्टा बनाती हैं। लेकिन सही बात तो ये है, ये बात भी ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सब डेल्टा ही बनाती हैं। बड़े पैमाने पर एस्चुरी बनाने वाली जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, ये भी एक बात है। तो कुछ तथ्य जो है यहाँ पर थोड़े भिन्न हैं, उनको गहराई से जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें थोड़ी विभिन्नता है। फिलहाल देखते हैं। तो ये जो नदियों का नाम लिया गया, माही, तापी और इसके अलावा नर्मदा, मांडवी, ये सब एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। नर्मदा इसमें मुख्य है, और भी नदियाँ हैं। अब आइए इसे जरा पीडीएफ के तौर पर देख लेते हैं। तो देखिए, ज्वार नदमुख का गठन, यहाँ पर देखिए सृजन के लिए जिम्मेदार जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं, मतलब ज्वार नदमुख जिन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं उन प्रक्रियाओं का यहाँ जिक्र किया गया है। तो इन्हें 4 श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाता है, 4 श्रेणियों में बांट कर देखा जाता है। पहला तो समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, इससे भी ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। समुद्र जो है अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाता है। मतलब समुद्र मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर तट है, ये जो जमीन है ये तटवर्ती जमीन है, यहाँ पर पानी है। अब पानी में एकाएक बाढ़ आ जाए या उभार आ जाए तो समुद्र का जो जल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, आगे फैल जाएगा, स्थल पर जाकर फैलने लगेगा। और जब वापस लौटेगा समुद्र का पानी, जब वापस लौटेगा तो कुछ जो गड्ढे होंगे, जो खाली मतलब नीचे एरिया होंगे, खाली क्षेत्र होंगे, उनकी बात हो रही है। तो उन खाली क्षेत्रों में ये पानी भर जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पर लहरें हैं, ये ऊंची उठी और जो तट था उसके ऊपर ऐसे जाकर चढ़ गई। जब भाटा वाली कंडीशन आई तो ये नीचे की ओर जाने लगेंगी, मतलब पीछे हटने लगेंगी। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो जब ज्वार आया तो ऊपर चढ़ी, फिर वापस पीछे हट गई। जब पीछे हटी तो जहाँ जहाँ गड्ढे थे, खाली क्षेत्र था, वहाँ पर इनका जमाव हो गया, मतलब पानी वहाँ पर रह गया, वो पानी वापस नहीं लौट पाया। तो इस प्रकार से जो स्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं उनका सृजन हुआ। तो आर्द्र भूमियाँ बनती हैं ऐसे ही, और उसी में से जो लैगून क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज्वार नदमुखी पारितंत्र पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्वार नदमुख के गठन में यानी एस्चुरी के बनने में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की भी एक भूमिका होती है, इसका भी उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद बालू और बालुका भित्ति का संचलन, इससे भी जो है ज्वार नदमुख बनते हैं, यह भी एक कारण है। बालू भित्ति का जो संचलन होता है इससे भी ज्वार नदमुखी जो क्षेत्र है उनका निर्माण होता है। हिमनद की जो प्रक्रियाएं होती हैं इससे भी होता है, और विवर्तनिकी की क्रियाएं ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रकृति अपने जो अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं उनके द्वारा संचलन करती है, मतलब परिवर्तन ले आती है, उससे भी जो एस्चुरीज है वो बनती और बिगड़ती हैं। ये कुछ बातें हैं। यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि जो ज्वार नदमुख है वो आखिर वो बनते कैसे हैं, इनका महत्व हम देख चुके हैं। अब ये बने कैसे ये जानना आवश्यक था, इसलिए हमने इसे देखा। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें, भारत की बात करें तो भारत में जो ज्वार नदमुखी पारितंत्र है वह कई प्रकार का है। उसमें से 14 जो है वो मुख्य प्रकार है, 44 मध्यम प्रकार है, 162 छोटी नदियां हैं। इस प्रकार से मतलब 162 छोटी छोटी नदियां हैं जो कि अलग अलग ज्वार नदमुखों के माध्यम से समुद्र में जाती हैं। नदियां जो हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं और उसके बाद समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं उनकी संख्या 162 है। उसमें से मुख्य जो है वो 44 है, माफ़ कीजिएगा, जो मुख्य है वो 14 है, मध्यम जो है वो 44 है और छोटी छोटी जो है वो 162 है। तो टोटल कितनी हुई, 14 प्लस 44 और प्लस 162, इन्हें आप जोड़कर देख लीजिएगा। तो कुल नदियों की संख्या लगभग इतनी है। ये ज्ञात एस्चुरीज की बात की जा रही है। इसके बाद
एस्चुरीज के बाद जो अगला नंबर आता है वो मैंग्रोव का है, लेकिन इसको पूरा देख ले पहले। बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर ज्वार नदमुख बनते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, प्रायः जो बड़ी वाली नदियां हैं वो तो डेल्टा ही बनाती हैं। जैसे महानदी का डेल्टा आप देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखते हैं, तो वो बड़े बड़े डेल्टाज हैं। लेकिन जो छोटी नदियां हैं उनके द्वारा एस्चुरीज का बड़े पैमाने पर निर्माण भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेल्टा बनते हैं। तो इसलिए ये बात कही गई है। और भारत के अधिकांश बड़े ज्वार नदमुख पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर स्थित मुहाने छोटे होते हैं। मतलब चौड़े मुहाने वाले जो ज्वार नदमुख होते हैं, एस्चुरीज होती है चौड़े चौड़े मुहाने वाले, जिनका मुंह काफ़ी चौड़ा होता है, वो पूर्वी छोर पर पाए जाते हैं या पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी घाट है वो उसका ढलान धीमा है और काफ़ी कटाव युक्त है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, सपाट ढलान नहीं है। उसकी तुलना में जो पश्चिमी घाट का ढलान है वो काफ़ी तीखा है, तीक्ष्ण है। तो इस वजह से यहाँ पर सकरे मुहाने वाली एस्चुरीज बनती हैं पश्चिमी घाट में। इनका जो मुंह होता है वो सकरा होता है, और पूर्वी घाट में जो एस्चुरीज बनती है उनका मुंह काफ़ी चौड़ा होता है। ये बातें, दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन बनती दोनों जगह है। अब प्रायः यहाँ एक बात कही गई है, तो प्रायः शब्द जब आप जोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो अधिकतर घटना घटती है उसको देखते हैं। तो अधिकतर अगर घटना को घटने के तौर पर हम देखें तो उसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः एस्चुरीज बनाती हैं। ये बात, ये भौगोलिक दृष्टि से सही भी है। यहाँ तक हमने ज्वार नदमुखी पारितंत्र को देखा, और अब चलते हैं मैंग्रोव की ओर। मैंग्रोव भी आर्द्र भूमियों के ही क्षेत्र होते हैं, और यह अपनी उत्पादकता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यह हैं क्या, इनकी चर्चा कर लेते हैं। मैंग्रोव किन वनस्पतियों को कहा जाता है, या मैंग्रोव किन वनस्पतियों के और किस क्षेत्र के पारितंत्र को कहते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो देख लीजिए, उष्ण और उपोष्ण ये दोनों जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, कटिबंधों के बारे में आपने सुना होगा। तो उष्ण कटिबंध होता है और उपोष्ण कटिबंध होता है। इन दोनों कटिबंधों में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, इनमें जो समुद्र पाए जाते हैं और उनके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर वृक्षों और झाड़ियों के ऐसे समूह, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों और झाड़ियों के जो समूह होते हैं, और कैसे समूह, जिनमें लवणीय जल को सहने की क्षमता होती है, वो मैंग्रोव कहे जाते हैं। तो मैंग्रोव क्या है, ये वृक्षों और झाड़ियों का समूह है, और इनका जो संयुक्त समूह होता है, झुंड होता है, उसी को यहाँ पारितंत्र का नाम दिया गया है। ये वहाँ उगते हैं जहाँ लवणीय जल होता है, और लवणीय जल हमें कहाँ मिलेगा, समुद्र के तट पर मिलेगा। तो इनकी जो अवस्थिति होती है वो समुद्र तट पर होती है, और प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उष्ण कटिबंध में मिलते हैं और उपोष्ण कटिबंध में मिलते हैं। ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में इनका प्रसार नहीं होता है। शीतोष्ण कटिबंध की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका फैलाव नहीं पाया जाता। ये कहाँ मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंध में मिलते हैं और उपोष्ण में मिलते हैं, जहाँ तापमान औसत रूप से ऊंचा रहता है या मध्यम रहता है। अब मैंग्रोव मूलतः स्थानीय पौधे ही होते हैं, वहाँ की जो लोकल वनस्पतियाँ होती हैं वही होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ बाहरी होते हैं। यहाँ आप PDF में लिखा हुआ देख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह तटवर्ती इलाकों की विशेषताएं होती हैं। और इन पौधों में लवण को सहने की, मतलब जल के अंदर जो खारापन होता है उसको झेलने की अच्छी खासी क्षमता होती है। यह स्थलीय पौधे ही होते हैं और स्थानीय ही होते हैं, मतलब वहाँ स्थानीय रूप से अनुकूलित होते हैं और स्थलीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पानी में उगने वाले जो जलकुंभी जैसे पौधे होते हैं उनके समतुल्य हैं, नहीं, ये स्थलीय होते हैं, इनकी विशेषता है। और यह एस्चुरी, डेल्टा, खाड़ी या द्वीपों आदि पर पाए जाते हैं। इनका जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ है, एस्चुरी में पाया जाता है। मैंग्रोव जो है ये एस्चुरी में पाए जाते हैं, डेल्टा में पाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलन हो रहा है, और यहाँ पर जैव विविधता पहले से ही प्रचुर है। इसके अलावा खाड़ी या द्वीपों में भी इनकी अवस्थिति होती है। जल जमाव क्षेत्रों में भी ये अन्य स्थलीय पौधों के विपरीत अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। और जो स्थलीय पौधे हैं, जो स्थल पर उगने वाले, जमीन पर उगने वाले पेड़ या पौधे हैं, उन्हें अगर आप पानी में डाल दीजिए या पानी में उनकी जड़ों का संपर्क हो जाए लंबे समय तक, तो उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और उनके बीजों को पनपने का समय ही नहीं मिल पाता। पेड़ अपने फल को नीचे गिराते हैं और उससे जो बीज बाहर आता है वही जमता है, अंकुरण होता है, तो उसकी पैदावार बढ़ती है, उसकी जो वंश वृद्धि है वो इसी प्रकार से होती है। या कुछ पौधे जैसे कि बरगद आदि हैं, तो वो अपनी जड़ों को ही नीचे ले जाते हैं। हालांकि बरगद में दोनों तरीके से प्रजनन होता है। उसकी जो दाढ़ियाँ होती हैं वो नीचे जमीन को जब स्पर्श करती हैं तो वहाँ से नया पौधा निकलता है, इस प्रकार से जड़ें बनती हैं। और उसका जो गोदा होता है, यानी जो फल होता है, उसके अंदर भी बीज होता है, तो वहाँ से भी प्रजनन की क्रिया होती है। लेकिन मैंग्रोव जो होते हैं वो जरायुज होते हैं। ये अनुकूलन कैसे करते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो मैंग्रोव के पौधे जो है ये जरायुज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बीज से पौधों के विकास की जो प्रक्रिया है, बीज से पौधा निकलने की जो प्रक्रिया है, यह उसी पौधे में जो मातृ पौधा होता है,
जो माँ होती है उसके अंदर ही संपन्न हो जाती है, ठीक जैसे मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्य जो है वो सीधे बच्चे को जन्म देता है, मतलब जो मादा होती हैं वो सीधे बच्चों को जन्म देती हैं और जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें यही क्रिया होती है। इसके विपरीत जो अंडज होते हैं, यानी जो पक्षी होते हैं या जितने भी अंडज प्राणी हैं, वो अंडे को जन्म देते हैं, अंडा देते हैं और अंडे से कुछ समय बाद तब जीव बाहर आता है। अगर आप तुरंत दिए हुए अंडे को तोड़ देंगे तो उसमें से सिर्फ तरल पदार्थ बाहर आएगा, कोई जीव आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, जीव तब बना नहीं रहता है, अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था में रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जरायुज चीज़ें होती हैं, जैसे मनुष्य भी है, तो इसकी जो संतति होती है वो पूर्ण विकसित अवस्था में जन्म लेती है। तो वैसे ही मैंग्रोव भी जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं इसी तरीके का व्यवहार करते हैं, इसी वजह से इन्हें जरायुज कहा जाता है। ये बीज को अपने अंदर ही परिपक्व कर लेते हैं, मतलब मातृ पौधे में ही बीज का पूरा निर्माण हो जाता है, वो पौधे में बदल जाता है और तब ये नीचे आते हैं। मतलब इनकी जो नीचे आने की क्रिया है, जमीन को स्पर्श करने की क्रिया है, वो प्रारंभ होती है और तब ये अपनी जड़ें नीचे जमाना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने बीजों को संरक्षित रख पाते हैं। अगर डायरेक्ट ये बीज को नीचे ज़मीन पर गिरा दिए तो खारे पानी में वो बीज या तो बह जाएंगे या फिर सड़कर नष्ट हो जाएंगे और इनकी जो वंश वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। तो ये अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो ये काफ़ी अनुकूलन की क्षमता को दिखाते हैं। और जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं ये खारे पानी से लवण को अलग करने की भी क्षमता रखती हैं। इनके अंदर ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये बड़ी बात है। ये खारे पानी से लवण को अलग करने की कैपेसिटी रखते हैं और जो कुछ लवण इनके अंदर प्रवेश भी कर जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा लवण ये छान ही देते हैं। आपने हंस का नाम सुना होगा और उसके बारे में एक किंवदंती है, मतलब एक सिर्फ कहानी है, पता नहीं वो कितना सही है, सही तो नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुराने समय के लोग कहते थे कि हंस जो है वो दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। अगर दूध में पानी मिलाकर आप उसे दे दीजिए तो वो दोनों को अलग कर देगा। अब ये वैज्ञानिक दृष्टि से बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन पहले के लोग ऐसा कहते थे। अब यहाँ पर जो मैंग्रोव होते हैं वो रियलिटी में ऐसा करके दिखा देते हैं। वो लवण को जल से अलग करने की क्षमता रखते हैं। जल में घुलनशील जो लवणीय पदार्थ हैं उनको ये छान कर अलग कर देते हैं और जो ताज़ा जल है उसको अवशोषित करते हैं। अब कुछ मात्रा में अगर लवण इनके अंदर पहुँच भी गया तो उसे वो पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लवणीय जल में पैदा तो होते हैं लेकिन लवण को अपने भोज्य के रूप में या अपनी ज़रूरतों में संचित नहीं करते या अवशोषित नहीं करते, क्योंकि लवण इनके लिए भी नुकसानदेह होता है, फायदेमंद नहीं होता। बस ये उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी खास होती हैं। जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं इनकी जड़ें बहुत ही विशिष्ट होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी नक्शे के माध्यम से इन्हें लोकेट भी करेंगे। तो मैंग्रोव पौधों की जड़ें, कुछ जड़ें, पूरी जड़ें नहीं, अब पूरी जड़ें जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाएंगी तो पौधा खड़ा कैसे रह पाएगा। तो कुछ जड़ें जो लंबी होती हैं, मतलब बड़ी वाली होती हैं, वो ज़मीन के अंदर पकड़ को बनाए रखती हैं और कुछ जड़ें जो हैं वो कीचड़ से बाहर निकल आती हैं। जो कीचड़ युक्त दलदली क्षेत्र होता है उससे बाहर निकल आती हैं और बाहर निकल कर ये श्वसन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ गई, जो पौधा है वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वैसे में जड़ें जो है श्वसन करके जो इन्हें आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करती हैं। इस प्रकार की जो सांस लेने वाली, श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं जो कि पानी से बाहर आकर इस क्रिया को करती हैं, उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये जो जड़ें हैं इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप ये नाम देख रहे हैं, ये देखिए श्वसन सूल, ये श्वसन मूल है, श्वसन सूल नहीं है, और इसका नाम है न्यूमेटोफोर्स। इसकी जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होती है। जैसे निमोनिया, निमोनिया एक बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों में जकड़न हो जाती है। कोरोना वायरस का अंतिम चरण जो है वो निमोनिया ही होता है, तो उसकी भी स्पेलिंग पी से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पी साइलेंट है और हम इसका उच्चारण यन से करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कैसे, न्यूमेटोफोर्स। तो ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये क्या है, ये जड़ों का ही एक रूप है। और ये कैसी जड़ें हैं, तो ये मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ें होती हैं जो कि पानी से बाहर आकर प्रतिकूल परिस्थितियों में श्वसन करने का काम करती हैं, सांस लेती हैं। तो यहाँ तक हमने मैंग्रोवों को देखा। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, इन सारे विषयों को देखना है। मैंग्रोव को देखते हुए हम जो प्रवाल भित्तियों का पारितंत्र है उसकी ओर चलेंगे और तब हमारा जो जल का पूरा भ्रमण है, जलीय पारितंत्र की पूरी यात्रा है, वो समाप्त होगी। ये सब कुछ होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।